हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग बल तथा गति के नियम कहते हैं। दोस्तों अभी इसके पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने देखा था कि फिजिक्स में मात्रक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि बल, आपका संवेग, आवेग, इन सब के मात्रक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसको आपने पीछे के वीडियो में सॉल्व भी किया था। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बल तथा गति के नियम के एक एक पॉइंट को एकदम बारीकी से देखने का कोशिश करेंगे, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। तो आइए दोस्तों अपनी इस सेशन की शुरुआत करें और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें किसकी, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करें बल की। जी हाँ दोस्तों, आप सबों को पता है कि जो आपका ये फोर्स है, बल है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ही क्या है आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप कहेंगे सर कैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है? तो ये फोर्स ही है कि आपको किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है और किसी के प्रति आपका रिपल्सन होता है। और जेन्युइनली जब आप फिजिक्स की बात करते हो तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स ये दोनों ही आपके बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल फोर्स माने जाते हैं। हालांकि आप फंडामेंटल फोर्स के रूप में इसको नहीं देखते, लेकिन आम बोलचाल के भाषा में हम लोग कहते हैं। अच्छा, सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें सर कि फोर्स हम लोग किसको कहते हैं, बल किसको कहते हैं, तो आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर बल जो है वो पुश और पुल है। ऑब्वियस सी बात है कि बल जो है आपका वो क्या है कि एक खिंचाव या धक्का है, या मे बी आप लोग इसको डिफाइन करते भी हैं कुछ इस तरह से कि अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि खिंचाव या धक्का जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। दोस्तों यही आपका एक परफेक्ट डेफिनेशन हो जाता है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पुश एंड पुल, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने किसकी बात करा? पुश और पुल की। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे हमेशा बल के बारे में कि बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता है, और बल को उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन करना ही होगा। जैसे कि आप बात करते हो सर कि ये आपका ऐसे ऐसे आप हाथ कर रहे हो, तो क्या आप यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हो? आप नहीं लगा रहे हो। लेकिन यहीं पे अगर कोई बैलून रहता आपका और उसको आप दबाते तो बैलून जो है वो दबता, तो आप कहते हैं हाँ सर फोर्स लगा रहे हैं। दैट मीन्स क्या कि कभी भी और किसी भी टाइम सिर्फ एक्शन पर डिस्टेंस फोर्स को छोड़ करके, दूरी पर क्रिया बल को छोड़ करके, और जितने भी बल हैं वो सारे बल आपके तभी उत्पन्न होंगे जब दो वस्तु के बीच में आपका क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। और मेरे मित्र, आपसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि प्रकृति में ऐसा कौन सा चीज़ है जो कभी अकेले नहीं रहता, तो आप कहेंगे सर बल ऐसा चीज़ है जो कभी अकेले नहीं रहता। अब सवाल उठता है कि सर चलो ये तो बल का एक डेफिनेशन हो जाता है, लेकिन हम लोग बल निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सबों को पता है कि बल जो है वो क्या है कि बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। क्या होता है? F इक्वल टू ma। अच्छा, अब आप यहाँ पे इस फॉर्मूला से क्या समझ सकते हैं? तो आप इस फॉर्मूला से ये समझ सकते हैं कि सर किसी वस्तु पे जो बल लगेगा वो उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। कि अगर किसी वस्तु पर बल लगेगा तो वो जो बल होगा वो उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी भी वस्तु पर बल लग रहा है तो उसमें क्या होगा? गति उत्पन्न होगी। जरूरी नहीं है कि गति ही उत्पन्न हो, जरूरी नहीं है कि गति ही उत्पन्न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बल वस्तु को गति में भी ला सकता है और विराम में भी ला सकता है। मतलब क्या कि उसको रेस्ट पोजीशन में भी ला सकता है। बल वस्तु को गति में भी ला सकता है और विराम में भी ला सकता है, उसको रेस्ट में भी ला सकता है। तो हम लोग एक लॉजिक पढ़ते आते हैं क्या कि सर किसी भी वस्तु को चलायमान बनाने के लिए उस पे बाह्य बल का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे खड़ा होकर के आपको पढ़ा रहे हैं,
अगर अचानक से पीछे से हमको कोई धकेल दे तो क्या होंगे, हम उधर की ओर चले जाएंगे। लेकिन हम क्या थे, यहाँ पे जब खड़ा थे तो हम उधर मूव नहीं करना चाह रहे थे, किसी ने हमको पुश किया, धकेला, तो धकेलने के बाद हम उधर चले गए। मतलब ये हुआ कि बल जो है आपका वस्तु में गति लाने का कारण बनती है। और किसी भी वस्तु में जो गति आती है, जो मोशन होता है उस वस्तु में, वो सिर्फ और सिर्फ असंतुलित बल के चलते होता है। किसके चलते होता है? असंतुलित बल के चलते होता है, क्योंकि संतुलित बल कभी भी वस्तु में गति का कारण नहीं बनती है। तो दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सीधे सीधे आप क्या याद रखेंगे बल के बारे में कि बल क्या है आपका, एक खिंचाव या धक्का है। बल आपका क्या है, एक पुश का मतलब हुआ धक्का देना, और फिर आप पुल कहते हो तो पुल का मतलब क्या हुआ, पुल का मतलब हुआ खिंचाव। पुल का मतलब क्या हुआ, खिंचाव। तो बल आपका क्या है कि एक पुश और पुल है जो वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। क्या करता है? अवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। और याद रखिएगा कि बल, फोर्स जो है आपका, बल कभी भी प्रकृति पे, बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता है, अकेले नहीं होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि दो वस्तुओं के बीच में इंटरेक्शन, पारस्परिक क्रियाओं के उपरांत या पारस्परिक संबंध के उपरांत, दो वस्तुओं के बीच में पारस्परिक क्रियाओं के उपरांत उत्पन्न होता है, के उपरांत उत्पन्न होता है, उपरांत उत्पन्न। देख भाई बा, हिंदी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग वगैरह कोनो गलत होगा तो ओकरा मैनेज कर लेना। अब इतना मत कहना कि ग्रामेटिकली क्या है नहीं है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि बोर्ड पे लिखते वक्त होता क्या है ना कि बोलते कुछ और है, लिखने में उपरांत उत्पन्न सब लगता है कि एक ही बार लिख दिए इस तरह से। तो खैर वो कॉमन सी बात है, इतना आप लोग समझदार हैं, मैनेज कर लेंगे। कि दो वस्तुओं के बीच में पारस्परिक क्रियाओं के उपरांत क्या उत्पन्न होता है, तो उपरांत बल उत्पन्न होता है। आप इस चीज़ को अपने माइंड में सेट करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये जो फोर्स है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो F = ma, ये क्या होता है आपका बल का फार्मूला हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि बल सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। मेरे मित्र, आप किसी चीज़ को धक्का देंगे इस तरह से, तो वो जिस डायरेक्शन में आप धक्का देंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा या फिर उससे अलग डायरेक्शन में जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रही है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ, वो तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो जब एक निश्चित डायरेक्शन में कोई चीज़ जाता है तो हम लोग उसको सदिश राशि के रूप में रेफर करते हैं। और बल जब भी लगाएंगे तो किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगाएंगे, तो बल आपका क्या हो जाता है, बल आपका सदिश राशि हो जाता है। कौन सा राशि हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। आप में से बहुत सारे कहेंगे दोस्तों कि सर बल का यूनिट क्या होता है, तो आपने देखा कि सर फोर्स = हमने लिखा ma, F = ma। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मास को किस में मेजर किया जाता है, तो kg में सर, और एक्सेलरेशन को सर तो मीटर/सेकंड² में, तो kg मीटर/सेकंड²। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये फोर्स का SI यूनिट है, ये फोर्स का क्या है, SI यूनिट है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये फोर्स एंड उसके लॉज ऑफ मोशन, इन सारे चीज़ों के एक्सप्लेनेशन में सबसे ज़्यादा सहयोग और आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा आइडिया किसका था, तो न्यूटन का था। और इसीलिए उनके सम्मान में हम लोग, किनके सम्मान में, सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में बल का जो SI यूनिट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, न्यूटन, और उसको सिंबल से, N सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं। और पढ़ते क्या है, इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बल का SI यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है, या अगर kg मीटर/सेकंड² रहे तो आप इसको टिक करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि
जब आप ये उसके यूनिट कौन सा राशि है, उसके फॉर्मूला, इन सारी चीज़ों को जान लेते हो, तब आपके एग्जाम में एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, और आप लोग इसको रटते रटते एकदम परेशान रहते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आपको रटने का मेरे मित्र। आपसे पूछा जा रहा है कि सीजीएस सिस्टम में बल का यूनिट क्या होगा, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति बोलते हैं, जिसमें मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, किलोग्राम को हम लोग ग्राम में, और टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका केजी है, तो इसमें आप क्या करेंगे सर, ग्राम करेंगे। क्या करेंगे, ग्राम करेंगे। और फिर यहाँ पे मीटर है, तो आप इसको क्या करेंगे सर, सेंटीमीटर करेंगे। और सेकेंड ही तो आपका एक ऐसा राशि है जिसका सारे मात्रकों के पद्धति में यूनिट समान होता है। सीजीएस में भी सेकेंड ही होता है, एमकेएस में भी सेकेंड ही होता है, और एफपीएस में भी क्या होता है, सेकेंड ही होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी भौतिक राशि है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रकों के प्रत्येक पद्धति में जो मात्रक है वो समान है, तो आप क्या कहेंगे, सेकेंड सर। क्या कहेंगे आप, सेकेंड। चलिए आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए केजी को हमने ग्राम में लिखा, मीटर को हम सेंटीमीटर में लिखे, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको बोले। क्या बोले सर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसी को तो हम लोग डाइन कहते हैं। अब ये वाला डाइनियाना है जो हम लोग सुनते रहते हैं, झाड़ फूक वाला, ये डाइन है, DYNE, डाइन। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं मित्र, डाइन कहते हैं। आप कहेंगे आपने तो 1 न्यूटन बताना था और आप ये डाइन बता रहे हो, बस थोड़ा सा और वेट कीजिए। अच्छा, यहाँ पे आप जरा सा ये बताइए तो कि ये जो है ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपके एग्जाम में कभी कभी आपसे 1 न्यूटन बराबर भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, 1 न्यूटन बराबर भी। मेरे दोस्त 1 न्यूटन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि अगर किसी 1 केजी वस्तु पर इतना बल लगाया जाए, किसी 1 केजी के वस्तु पर क्या किया जाए कि इतना बल लगाया जाए कि उस वस्तु में जो है वो त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न हो जाए। कितना का त्वरण उत्पन्न हो जाए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए, तब हम लोग कहते हैं कि वस्तु पर कितना बल लग रहा है, तो 1 न्यूटन बल लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 न्यूटन बल लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि जब किसी 1 केजी के वस्तु का त्वरण अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तब हम लोग कहते हैं कि वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। या हम लोग कहते हैं क्या कि अगर किसी वस्तु को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के दर से विस्थापित करने के लिए जितना बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। तो ये दोनों चीज आप समझ गए होंगे। अच्छा, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना आप कहेंगे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि हम कह रहे हैं कि सर 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। क्या कह रहे हैं सर हम कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, तो अरे भैया 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना होता है सर, 100 सेंटीमीटर। अब बट्टा में सेकेंड स्क्वायर है ना, तो 1 ही सेकेंड स्क्वायर ना, तो 1 का आप कितना बार गुना कीजिएगा, कितना बार वर्ग कीजिएगा, वो उतने आएगा। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1000 गुना 100। अब इसी को हम 10⁵ लिख सकते हैं। अच्छा देखिए ये कि ये आपका सीजीएस में आ जाता है। का है, तो जब आप केजी को किस में चेंज कर दिए, ग्राम में, मीटर को आप किस में, सेंटीमीटर में, तो आप ना कहते हैं सर 1 न्यूटन इक्वल टू सर कितना डाइन, तो 10⁵ डाइन। अब यहाँ पे कुछ ना किए हैं हम, 1000 है तो एक 10 पर पावर 3 तो लिख ही सकते हैं, और ये 100 है तो इसको 10 पर पावर 2 लिख ही सकते हैं। दोनों का बेस क्या है, समान है, तो हमने पावर को जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया। तो 1 न्यूटन इक्वल टू आपका कितना हो गया, 10⁵
5 डाइन हो गया। कितना हो गया? 10 टू द पावर 5 डाइन हो गया। अब आप एक और चीज याद रखिएगा कि बल का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको हम लोग किलोग्राम भार कहते हैं। किलोग्राम भार। और ये किसके चलते होता है? आप भार देख करके यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी के गुरुत्व के चलते होता है। तो गुरुत्व के कारण जो इसका यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम भार। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक और सबसे अहम चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने परिभाषा की भी बात करा, बल के लिए फॉर्मूला की भी बात करा आपने, उसका यूनिट भी देखा, सारे चीज़ को देखा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो बल का परिभाषा है, बल का परिभाषा, ठीक है, ये आपको न्यूटन के पहले गति नियम से मिला। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बल का परिभाषा मिला। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। न्यूटन के पहले गति नियम से क्या मिला आपको? बल का परिभाषा मिला। और न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको क्या मिला? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको बल के लिए व्यंजक मिला, या आप कह सकते हो कि बल के लिए आपको क्या मिला? फॉर्मूला मिला। बल के लिए क्या मिला? फॉर्मूला मिला। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बल से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बेसिक नॉर्म पे उसको आसानी से बना लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बल आपका सदिश राशि है, तो जब भी कभी भी बल अगर जोड़ा जाएगा, जब भी कभी भी अगर बल जोड़ा जाएगा तो वो हमेशा सदिश के योग के नियम का पालन करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब आप कहेंगे कि सर क्या इसमें हो गया इतना ही? नहीं, अब आपका इसमें इसी टर्म में पढ़ने के लिए होता है कि सर संवेग भी पूछा जाता है आपसे आवेग भी पूछा जाता है। इस दोनों से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए पहले इसको इरेज करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि संवेग क्या होता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग किसकी? पहले बात करते हैं संवेग की। दोस्तों संवेग को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से करते हैं। और इसके बारे में क्या कहते हैं हम? कि इसके बारे में कहते हैं सर कि संवेग जो होता है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे क्या लिखा कि सर संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं। और संवेग को हम लोग क्या कहते हैं कि सर संवेग जो होता है वो किसी वस्तु का मास, जो उसका द्रव्यमान होता है वो, और वस्तु जिस वेग से आगे की ओर बढ़ रहा है, उस दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो दोस्तों आप इसको परिभाषा के तौर पे भी याद रख सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम लोग संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसमें हमको ये देखना होता है कि सर संवेग सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो ध्यान रहे कि 100 से संवेग होता है और 100 से सदिश राशि होता है। तो संवेग आपका सदिश राशि है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, क्या कि सर यहाँ पे P इक्वल्स टू जो mv है, P इक्वल्स टू जो mv है, तो वेग में तो परिवर्तन होते रहेगा, लेकिन क्या किसी एक वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तित होते रहेगा हरदम जब वो एक सीधी रेखा पे चल रहा हो? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं परिवर्तित होते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि संवेग जो है वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे, क्या कि संवेग वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। अब आप कहेंगे कि सर इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? तो ध्यान रहे कि मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं? kg में। और वेग का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो मेरे मित्र kg इंटू मीटर पर सेकेंड क्या हो जाता है? संवेग का SI यूनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? SI यूनिट। दोस्तों अगर आपसे CGS में पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है यार, CGS पूछ रहा है तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, kg को हम किस में? ग्राम में ले आएंगे, मीटर को हम सेंटीमीटर में, और सेकेंड तो सेम ही रहेगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये संवेग का क्या हो जाएगा?
CGS यूनिट हो जाएगा। संवेग का ऐसा यूनिट पूछेगा तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड। संवेग का फॉर्मूला पूछेगा तो P इक्वल्स टू m इंटू वी। संवेग किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो वेग पर निर्भर करता है। संवेग क्या है? सदिश राशि है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि ये द्रव्यमान पर काहे नहीं निर्भर किया, आप काहे कह रहे हैं वेगे पर निर्भर किया। अरे भाई ये बताओ कि जैसे हमको आप क्या किए कि मेजर कर लिए पहले कि सर 50 kg के हैं। कितने kg के हैं? 50 kg के। और आप हमको फील्ड में दौड़ा दिए, तो क्या हम फील्ड में दौड़ने लगे तब मेरा जो द्रव्यमान होगा वो किसी क्षण में ऐसा होगा कि परिवर्तित हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या परिवर्तित होगा? परिवर्तित होगा मेरा वेग। या तो हम धीरे से दौड़ेंगे या फिर हम तेजी से दौड़ेंगे। तो मेरा संवेग जो होगा वो तो द्रव्यमान और मेरे वेग के गुणनफल के बराबर होगा। और हम कह रहे हैं कि कभी हम धीरे से दौड़ेंगे और कभी हम स्लो दौड़ेंगे, तो इस सिचुएशन में मेरा संवेग क्या होगा? घटते बढ़ते रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि संवेग वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। दोस्तों आपने बहुत पहले कहना गलत होगा, जब आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप रिसेंटली पढ़े होंगे कहीं ना कहीं कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल के दिशा में होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, जिससे आपको फोर्स के लिए क्या मिलता है? तो फोर्स के लिए आपको फार्मूला मिलता है न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब आप कहेंगे कि सर आप इसको संवेग के पद में कैसे लिख दिए? मेरे मित्र, आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो कहावत है ना, हम लोग तो रटने में माहिर हैं, क्योंकि पूरा का पूरा मैप जब रट सकते हैं, पूरा का पूरा जब हिस्ट्री को अपने माइंड में समा सकते हैं, तो ये छोटा सा फार्मूला क्या सा चीज़ है। लेकिन आइए ध्यान से देखिएगा कि आप क्या लिखते हो सर, कि आप लिखते हो कि F इक्वल टू होता है ma। F इक्वल टू क्या होता है? ma। हम क्या कह रहे हैं सर कि जैसे अभी मैंने फील्ड पे दौड़ने की बात करा, हम बता रहे हैं कि सर ये कोई लड़का है और इसका द्रव्यमान है m। द्रव्यमान कितना है सर? m है। और ये v1 वेग से चलना शुरू करता है और किसी क्षण बाद, मतलब क्या कि t समय बाद, t सेकेंड बाद उसकी वेग जो होती है वो कितनी हो जाती है? v2 हो जाती है। क्या हो जाती है? v2 हो जाती है। तो क्या द्रव्यमान v2 के वक्त में नहीं होगा? वही लड़का होगा ना, मतलब उसका द्रव्यमान तो यहाँ भी होगा। तो चलिए यहाँ भी तो द्रव्यमान होगा ही, यहाँ भी क्या होगा सर? द्रव्यमान होगा ही। हमने आपको अभी जस्ट क्या बताया कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, दोस्तों फिजिक्स में कहीं भी परिवर्तन की दर या दर लिखा हुआ मिले ना, ओकरा खटाक से आप समय से डिवाइड कर देंगे। पूरे फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे सर? उसको समय से डिवाइड कर देंगे। अच्छा ये बताइए कि वेग 1 के लिए इस लड़का का संवेग क्या होगा? वेग 1 के लिए इस लड़का का संवेग क्या होगा? तो आप कहेंगे सर mv1 होगा। और वेग 2 के लिए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर mv2 हो जाएगा। अरे भाई यही ना होगा संवेग, क्योंकि संवेग तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। संवेग क्या है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। अब आप कहेंगे कि सर ये फार्मूला में कैसे सेट होगा, ये बताइए, या फार्मूला में ये जो फोर्स है ये संवेग के टर्म में कैसे आ जाता है? ये तो सीधा सीधा बात था, लेकिन ये सीधा सीधा बात ना था, ये बहुत काम का बात था। अब ये चीज़ आप आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा हम आपको बताएं कि सर F इक्वल टू ma होता है। F इक्वल टू क्या होता है? ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पे आप इस लड़का के लिए त्वरण क्या निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर प्रारंभिक वेग v1 था, अंतिम वेग v2 था बटा t था। तो भैया v2 बटा v1 v2 माइनस v1 बटा t, यही ना कहते हैं सर त्वरण होगा। तो क्या हम त्वरण के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दें? देखिए ध्यान से देखिएगा, F इक्वल टू m इंटू ये v2 माइनस क्या है? v1 अब बटा t कर दे रहे हैं मेरे दोस्त। क्या कर दे रहे हैं सर? t कर दे रहे हैं। अच्छा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? F इक्वल टू mv2 माइनस mv1, mv2 माइनस mv1। देखिए ये वाला चीज़ ना आ गया, mv2 और mv1 आ गया।
तो mv2 माइनस mv1 अब बटा t लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा कि अब क्या हम इसी चीज को ऐसे ना लिख दें, F इक्वल टू, चूंकि mv का मतलब क्या होता है समवेग, तो यहाँ पे वेग दूसरा है, तो हम F इक्वल टू P2 माइनस mv1 है ना, तो यहाँ पे देखिए mv1 mv p, तो वेग पहला है तो हम यहाँ पे P1 लिख देते हैं, P2 माइनस P1 बटा T। देखिए आपसे कभी कभी आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि संवेग को हम लोग, बल को हम लोग संवेग के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि संवेग में परिवर्तन की दर, तो देखिए संवेग में P2 माइनस P1 संवेग में परिवर्तन हो गया। मैंने आपको बताया कि दर की अगर बात करें तो समय से डिवाइड कर दीजिएगा, तो P2 माइनस P1 बटा T, P2 माइनस P1 बटा T। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? बल के समानुपाती होती है, और ये परिवर्तन बल के दिशा में होती है। तो दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या मे भी कभी कभी आपका ये फार्मूला भी रहता है, इसको ध्यान में रखेंगे कि F इक्वल टू mv2 माइनस mv1 बटा T भी होता है। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है आपका mv2 माइनस mv1 बटा T भी होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं बल और संवेग क्या होता है इस दोनों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसके सारे कंसेप्ट को आप पूरी तरह से क्लियर कर चुके होंगे। आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे, जितना भी कुछ मैं इस पे लिख रहा हूँ, जो कुछ भी आपको समझा रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित अगर आपको आगे क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर थ्योरेटिकल हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।